राम राम भाइयों, जय श्री राम। और कैसे हैं आप सब। तो आज दोस्तों बात करते हैं एक ऐसी चीज़ के बारे में जिसको लेकर सरकार को घेरा जा रहा है और बेसिकली उसका विरोध किया जा रहा है। जो बड़े बड़े आढ़ती हैं उनके द्वारा किया जा रहा है और विपक्षी पार्टियों के द्वारा किया जा रहा है। तो ये हमारा काम है कि ना ही हम इसका मतलब विरोध करते कि कौन बंदे विरोध कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, अपने को कोई मतलब नहीं। और कौन बंदे इसका समर्थन करते हैं, अपने को कोई मतलब नहीं। ठीक है। पर जो सरकार कदम कर रही है, क्या वो सही है गलत है, उससे अपने आप को मतलब है, क्योंकि सरकारें तो हमने ही चुनी है। तो ये चीज़ बताना बहुत ज़रूरी है कि जो अभी बिल आए हैं, आप कोई भी न्यूज़ देखिए, ये जो मतलब पत्तल चाट जो पत्रकार हैं, उन्होंने जो वो जो अपने वीडियो चैनल पे बना रहे हैं कि 1.5-2 घंटे की, ठीक है, और फिर उसके बाद उन वीडियोस में बता रहे हैं कि ये जो तीनों कानून आ रहे हैं किसान विरोधी हैं, ये है वो है, वहाँ ये हो गया, फलाना जंग है, वो हो गया। पर कहीं भी क्या वो ये बता रहे हैं कि वो 3 कानून वाकई में है क्या? क्या उनमें से कोई खुद किसान है या उन्होंने किसानों से पूछा है? जो मेन स्ट्रीम किसान हैं। मैं आपको सबसे पहले तो ये बता देता हूँ कि हम इस वीडियो में ये बात करेंगे कि आखिर कौन विरोध कर रहे हैं बेसिकली और कौन विरोध नहीं कर रहे, क्योंकि बहुत से हमारे किसान भाई भी हैं जो बहुत समझदार हैं, जो इसका पुरजोर समर्थन कर रहे हैं और करना भी चाहिए। और इसमें हम ये भी देखेंगे कि किस तरीके से जो हमारे मतलब जो किसान भाई हैं उनको किस तरीके से फ़ायदा होगा। तो चलिए देखते हैं। आपने देखा होगा जो मेरी पहले की वीडियोस थी, वो बेसिकली मैं हरियाणा से हूँ और सोनीपत से हूँ, और जितनी भी जो वीडियोस होती हैं बेसिकली हरियाणा बेस्ड ही होती हैं। और कोरोना में तो अभी यहीं से सारी वीडियो होंगी, बाकी देश में घूमेंगे तो आगे बनेगी। तो हरियाणा से जो हमारी होती है और वीडियोस, उन वीडियोस में बेसिकली हमारा गांव देहात और ग्रामीण इलाके ही दिखाए जाते हैं, क्योंकि मैं भी खुद एक फार्मर फैमिली से, किसान फैमिली से हूँ। और स्पेशली जो मेरा जो खेत है और जो खेत खलिहान है, एक बार तो मैं आपको लेके भी गया था जो विलेज वाली वीडियो थी उसके अंदर। तो उसी तरीके से अभी एक वीडियो और थी जिसमें हम भिंडी के खेत देखने गए थे और वहाँ पे तोरी भी दिखाई थी मैंने। तो ये चीज़ें जो हैं हमारे यहाँ एक नॉर्मल चीज़ है, और हमारे बहुत से आज भी मैक्सिमम परिवार और बेसिकली हमारे देश की जो इकोनॉमी है या किसी भी देश की जो मेन इकोनॉमी होती है वो कृषि से ही चलती है। तो अगर कृषि से चलती है हमारी इकोनॉमी, वो हमारी इकोनॉमी का मतलब कह सकते हैं इंजन है, और वो ऐसा इंजन है जिसमें ईंधन किसान डालते हैं, और वो किसान जो ईंधन डालते हैं वो होती हैं उनकी फसलें, और उन फसलों को बेच के जो पैसा उनके पास आता है। तो ये वीडियो अंत तक देखिएगा और प्लीज़ और प्लीज़ और प्लीज़ इसे शेयर कीजिएगा, ताकि वो लोग जो इसके बारे में नहीं जानते, जो बस देख के हाँ भाई इसने वो कह दिया, इसने वो कह दिया, किसान विरोध कर रहे हैं, जो एक्चुअल में किसान हैं, पर वो ऐसे किसान हैं, मैं बताऊंगा वो कैसे किसान हैं, तो वो विरोध कर रहे हैं, विपक्षी पार्टियां विरोध कर रही हैं। और यहाँ पे हरियाणा में जैसे दुष्यंत चौटाला चोर है, ये खट्टर चोर है, ये वो कर रहा है, नहीं। मैं बिल्कुल कहूँगा जो दुष्यंत जी कर रहे हैं और जो खट्टर जी कर रहे हैं वाकई में बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। और वही क्या, ये मेन हमारी केंद्र सरकार जो मोदी सरकार कर रही है बहुत अच्छा काम कर रही है। तो अब सबसे पहले हम इस बात पे आते हैं कि ये 3 बिल हैं क्या। तो आइए इस बात पे आते हैं। तो हमारा जो पहला बिल है, मैंने इनको लिख लिया था ताकि कोई गलती ना हो। मैंने जेपी नड्डा जी की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी इन बिलों को लेके, उसको मैंने प्रॉपरली देखा है, क्योंकि और मैं भी कहूँगा कि आप लोग भी देखिएगा। मैं लिंक जो है कोशिश करूँगा नीचे दे दूँ, ठीक है, ताकि आप खुद जाके देखिए ना। आप किसी के चक्कर में क्यों पड़ते हैं, हमारे पास सोशल मीडिया है, सब कुछ, आप खुद जाके देखिए। तो मैं इसमें सबसे पहले आपको डिटेल्स दे देता हूँ और इन डिटेल्स को देखिए। पहला जो हमारा बिल है, आवश्यक वस्तु अधिनियम संशोधन बिल 2020। मैं दोबारा कहूँगा, आवश्यक वस्तु अधिनियम संशोधन बिल 2020। तो ये जो बिल है इसके अंदर हमारे यहाँ एक कानून था, एसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955, एसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955, जिसके अनुसार अनाज, दाल, तिलहन, खाद, तेल, प्याज और आलू, इन पे फोकस कीजिएगा आप दोबारा से। अनाज,
दाल, तिलहन, खाद, तेल, प्याज और आलू। अनाज, अनाज जो हमारा बेसिकली गेहूं है आदि जो हमारे अनाज है वो, दालें जो हमारी मसूर की दाल या चने की दाल, जो विभिन्न विभिन्न प्रकार की दालें, और हर स्टेट में तो कई बार ऐसे होती है कुछ दालें वहीं पे उगती हैं, ठीक है, और उसमें कमाई बहुत होती है, पर कमाई रुक जाती है लोगों की। कैसे रुकती है वो भी बताता हूँ। तिलहन, तिलहन में भी बहुत सारी मूंगफली मूंगफली आदि चीज़ें आती हैं। खाद तेल है हमारे। प्याज और आलू, प्याज और आलू तो बहुत ही ज़रूरी है। जैसे हर साल हमारे यहाँ होता है, अब ईरान से प्याज आएगा, पाकिस्तान से प्याज आएगा, अब आलू यहाँ से मंगा रहे हैं, यहाँ से मंगाना पड़ेगा। हमारे किसानों के पास चीज़ें होते हुए भी ऐसा होता है। तो जो पहला बिल है, आवश्यक वस्तु अधिनियम संशोधन बिल 2020, इसमें क्या किया गया है, इसमें ये संशोधन किया गया है कि जो अनाज, दाल, तिलहन, खाद, तेल, प्याज और आलू जैसी जो कमोडिटीज़ हैं, 1955 में जब हमारा देश 1947 में जब आज़ाद हुआ था, तो हम सब जानते हैं कि अंग्रेज़ों ने हमारे देश की क्या हालात कर दी थी। उसके बाद जो ये मुस्लिम लीग है, इन जैसी पार्टियों ने हमारे देश का पार्टीशन करवाया, ठीक है, और फिर उसके बाद हमारा जो देश था वो बिल्कुल ऐसे टूट गया था। और हमारे किसान भाई खासकर, क्योंकि उस टाइम तो लगभग 100% हमारी चीज़ें किसान आधारित थी, कृषि आधारित ही थी। तो उस समय जो हमारी पैदावार थी वो बहुत ही कम थी। अनाज की तो मुश्किल से 10 लाख टन थी, ठीक है, जो आज जो है वो 10 से 15% बढ़ चुकी है। तो उस समय सरकार के पास ये था कि भाई जो हमारे यहाँ लोग हैं उन्हें अनाज प्रॉपरली मिले। तो इस पूरे के पूरे अनाज को किसान केवल और केवल अनाज, दाल, तिलहन, खाद, तेल, प्याज और आलू को केवल और केवल वो सिर्फ अपनी मंडियों में ही बेचें, यानी मंडियों में जाएं, सरकार के थ्रू जाएं और सरकार के पास ही जाएं। तो इससे क्या होता था, उस समय इन सारी चीज़ों को स्टोर करने की भी कैपेसिटी सरकार के पास ही थी और सब कुछ सरकार के पास था। मतलब हमारी मार्केट में अगर कंपटीशन को झोंक दिया जाता तो ये हो सकता था कि कोई इधर कुछ बेच रहा है, कोई उधर कुछ बेच रहा है। मतलब मेन स्ट्रीम में चीज़ें उस समय नहीं आती, क्योंकि लोगों को हमें सर्विस प्रोवाइड करवानी थी। लोगों के पास चना, दाल और ये चीज़ें थी नहीं। हम गरीबी बहुत थी, जो आज भी है मैं मानता हूँ, पर इसमें एक बहुत बड़ा फ़र्क आया है। फ़र्क ये आया है कि उस समय अनाज की जो अनाज और इन चीज़ों की जो मुख्य एसेंशियल चीज़ें थी, इनकी पैदावार भी बहुत बहुत ज़्यादा कम थी, पर मांग बहुत ज़्यादा थी। पर आज क्या है, आज जितनी पैदावार है वो मांग से कई गुना ज़्यादा हो चुकी है। तो पर जो किसान है, किसान की आज भी यही मजबूरी है कि वो अगर अपना अनाज उगाता है या भाई दालें उगाता है, और ख़ासकर प्याज और आलू, जो हम हर साल सुनते हैं कि भाई फलाने बंदे के यहाँ पे इतना टन प्याज जमा था, पुलिस ने उसे पकड़ा, जेल में। इतना आलू था, पुलिस ने उसे पकड़ा, जेल में। और जबकि बाहर से आलू प्याज मंगाया जा रहा है, क्या उसका भंडारण नहीं हो रहा? उसका भंडारण होता है मंडियों में। कौन करते हैं उनका भंडारण? बड़े बड़े जो आड़ती हैं। और छोटा जो बेचारा किसान है, छोटा है, मीडियम किसान है, या मेरे जैसा व्यक्ति भी है, मान लीजिए मैं कॉरपोरेट में हूँ और मैं कृषि को बढ़ावा देना चाहता हूँ, तो भाई किसी ने प्याज उगा रखे हैं, तो मैं उस किसान भाई को कहूँगा कि भाई तू मुझे प्याज, अब इस कानून के बाद मैं उसे कहूँगा कि भाई अब तुम मुझे प्याज दे दो, इसे मैं स्टोर करूँगा, मेरे पास स्टोरेज है। या किसान के पास खुद भी गाँव में बड़े बड़े घर होते हैं, वहाँ पे वो उसको स्टोर कर सकता है। आज टेक्निक्स हैं, सब कुछ है हमारे यहाँ पे। सरकार जैसे सॉइल कार्ड बनते हैं, उसी तरीके से कौन बनाता है? वो पहले तो नहीं बनते थे 1955 में, पर आज सॉइल कार्ड भी बन रहा है। उनके पास ऐसे अधिकारी भी हैं, यूरिया भी अच्छे तरीके से मिल रहा है, और बहुत से ऐसे लोग हैं जो उनकी हेल्प भी कर रहे हैं। सरकारी महकमे के जो बहुत अच्छे अधिकारी भी हैं जो उनकी हेल्प भी करते हैं, और इस चीज़ में भी, स्टोरेज में भी उनको हेल्प करते हैं, ठीक है। लोन्स भी हैं, बहुत सारी चीज़ें मिल रही है। मतलब आज की जो स्थिति है, किसान तैयार है कि हाँ भाई मुझे मौका दो, मैं अपनी फसल को लूँगा, मेरे पे ये मजबूरी मत थोपो कि मैं प्याज उगाऊँ, अनाज उगाऊँ और जाके उसे मंडी में बेच दूँ। अब मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। जैसे इसमें मैं प्याज की ही बात करूँगा। जैसे अभी हमारे यहाँ पे एक किसान भाई हैं जिनसे मैंने भी प्याज लिया था, तो क्योंकि वो हमारे रिलेशन में थे तो हमें डायरेक्टली प्याज मिल गया, तो मैंने उनसे ले लिया। पर उनका जो मेन जो प्याज था, उनको ज़बरदस्ती मंडी में जाके बेचना पड़ा। और उनका ये कहना था कि अगर मैं इस प्याज को मंडी में ना बेचूं तो मुझे स्टोर करके रखना पड़ेगा। और वो ओपन मार्केट में अब भी बेच सकते हैं, पर उन्हें स्टोर करके रखना पड़ेगा। स्टोर की अगर वो व्यवस्था, स्टोर करके अगर वो रखें तो उनके खिलाफ केस भी हो सकता है, उनको मतलब पकड़ा भी जा सकता है, ठीक है।
तो जिसे हम कहते हैं ना, ये इस बंदे ने भंडारण कर लिया, अवैध भंडारण कर लिया, इसीलिए इसको पकड़ लिया, देखो कितनी प्याज की खेप जमा करे बैठा था। तो वो बंदे, जो बंदा उसको प्याज को भंडारण करेगा, या वो किसान भाई वो उगा रहा है, तो क्या वो भंडारण नहीं कर सकता? वो इतना बेवकूफ़ नहीं है? वो 20-30 हज़ार रुपये और लगा सकता है, उसका भंडारण कर सकता है, जब उसे पता है कि वो प्याज जो वो मंडी में जाके बेचेगा, या वो अनाज जो वो मंडी में जाके बेचेगा, वो उसका अनाज औने पौने दामों पे जाएगा। मान लीजिए जैसे प्याज है, प्याज जाता है कैरेट के भाव में, ठीक है, हम लोग खरीदते हैं 5 किलो के हिसाब से, ठीक है, तो वो जाता है कैरेट के भाव में। एक कैरेट में करीबन आपके आ जाते हैं 8 से 10 किलो के बीच में प्याज आ जाते हैं। तो कई बार वो कैरेट के भाव में जो होता है, जो ये आड़ती होते हैं या मंडियों में जो लोग होते हैं, वो किसान से लेते हैं मुश्किल से कि भाई ठीक है भाई लगा ले, ठीक ठाक लगा ले, सुबह 3-4 बजे के करीब इनका मोल भाव हो जाता है, और वहाँ पे ही वो कई बार तो एमएसपी रेट से भी कम देते हैं, क्योंकि किसान को मजबूरी होती है, क्योंकि अगर वो भंडारण करेगा उसका, ठीक है, तो उसको पकड़ लिया जाएगा, तो इसीलिए उसको वो अपना प्याज बेचना पड़ता है। तो अब क्या है, अब सरकार ने ये अधिनियम हटा दिया है, ठीक है, और हटाने जा रही है अच्छे तरीके से, और वो कह रही है कि किसान अपना सामान उगाए, अनाज, दाल, तिलहन, खाद, तेल, प्याज और आलू को बेचे, और वो किसी को भी बेचे और अपना भंडारण भी कर सके, उसके ऊपर कोई लीगल एक्शन नहीं होगा। जिससे क्या होगा, जैसे अभी विरोध किस लिए हो रहा है, विरोध में कह रहे हैं कि उनके पास भंडारण सही नहीं, कि ये तो ओपन मार्केट खोल दी, किसान भंडारण क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। अरे भाई, जो एग्जिस्टिंग मार्केट है उसको बंद थोड़ी ना कर दिया है, ये थोड़ी ना कहा है कि आप मंडी में नहीं बेच सकते। जब तक वो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएगा, और कॉरपोरेट जो कंपनियां हैं वो भी अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगी, तो वो जब तक अपना प्याज जहाँ चाहे जैसे चाहे अभी जैसे बेच रहा है वैसे बेचेगा। पर दुकान किसकी बंद हो रही है? दुकान उनकी बंद हो रही है जो बेसिकली आड़ती हैं, उनकी दुकानें बंद होती हैं, ठीक है। इसमें बहुत से आड़ती भाई भी मैक्सिमम खुद किसान होते हैं और वो इस बात को समझते हैं। पर जो कुछ हैं, जो ऐसे लोग हैं जिनकी दुकान ही इससे चलती है, जो मतलब एक तरीके से मासाखोरी करते हैं, यानी जैसे मैं किसान हूँ, मैंने प्याज बेचा, 1 कैरेट बेच दिया, जो मैं बता रहा था अभी, 8 से 10 किलो का 10 किलो का मान लीजिए कैरेट है, कह दिया भाई तू 200 रुपये में दे दे, ठीक है, 250 रुपये में दे दे कैरेट, और छोड़ दे यहाँ पे, तो उसके पास बहुत सारा प्याज होगा, या हम अभी प्याज की बात करें, बहुत सारा प्याज होगा, तो वो उसको मतलब हो गए भाई बंदे के 150-200 कैरेट, तो वो तो अपना रख के वहाँ पे चला गया, ठीक है, बेच के चला गया कि ठीक है भाई छुटकारा मिला, अब इन्हें इनका भंडारण करता, स्टोरेज करता, तो खाम खाई मैं और पकड़ा जाता। जमाखोरी एक्ट में जो पहले पकड़ लेते थे, तो मैं और जमाखोरी एक्ट में पकड़ा जाता, तो ठीक है निकल गए, क्योंकि उसने वो जमा कर ही नहीं सकता था, उसने सोचा ही नहीं था स्टोरेज करने के लिए। पर अब वो सोचेगा यार मैं खुद जमा कर सकता हूँ, तो मैं खुद ओपन मार्केट में ना जाके बेच दूंगा, मैं बड़ी बड़ी कंपनियों को बेच दूंगा, ठीक है। ठीक, जैसे हमारे चिप्स बनते हैं या कोई चीज़ें बनती हैं, तो उनमें ऑनियन पाउडर की ज़रूरत होती है, इन चीज़ों की ज़रूरत होती है, वो खुद उनको जमा करेगा, प्रोसेस भी कर सकता है, खुद सोच सकता है, क्योंकि जो एग्जिस्टिंग मार्केट है वो तो बंद नहीं हुई, वो है, पर एक ओपन मार्केट हो गई है। तो मुझे नहीं लगता इसमें क्यों विरोध हो रहा है। पहली चीज़ में ये तो बिल्कुल होना चाहिए, एमपी का अनाज कहीं भी बेचे या हरियाणा का अनाज कहीं भी बेचे, इसमें दिक्कत क्या है भाई? किसान को तो फ़ायदा है, उसको तो मार्केट मिल रही है। ये इसी तरीके से है जैसे कि बीएसएनएल हो और सरकार बोल दे कि भाई बीएसएनएल ही से ही सब कुछ होगा, जियो बंद, एयरटेल बंद, वोडाफोन बंद, सब कुछ बंद, तो कंपटीशन क्या रह गया भाई? ग्राहक को क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे जो ग्राहक है, ग्राहक को डायरेक्ट अच्छा माल मिलेगा, किसान अपना माल अच्छे तरीके से बेच सकता है, ठीक है। और जो उसको मतलब आप समझ रहे हैं ना मेरी बात, 8 से 10 किलो जो वो 1 कैरेट में जाता है, टमाटर हो गया, वैसे टमाटर नहीं है इसमें पर फिर भी टमाटर हो गया, प्याज हो गया, ऐसी चीज़ें हैं जो सब्जी या इस तरीके की चीज़ें, या अनाज है बोरियों में जाते हैं, मण के हिसाब से 40-40 किलो के हिसाब से जो जाते हैं, जो 1700-1800 रुपये में उसे बेचना पड़ता है एक औने पौने दाम में, वो 1700-1800 की जगह उसे 2300 में, 2400 में, जहाँ उसे सही प्राइस मिलेगा उसका स्टोरेज करके वहाँ बेचेगा। 1700 रुपये का एक बोरा जा रहा है उसका 40 किलो का, तो 1700 रुपये की जगह अगर वो 2500 रुपये में उसे बेचेगा, ठीक है, तो 500, 600, 700, 800 रुपये का उसे फायदा हो गया 40 किलो में। तो आप बताओ नुकसान किसान का है या किसका है? सरकार अच्छा कर रही है, बुरा कर रही है? तो ये बढ़िया कदम है, हमें इसका सपोर्ट करना चाहिए, ठीक है। और इसी तरीके से वो प्याज है, वो उस प्याज को किसान, आप देखेंगे हर साल मंडियों के बाहर फिर बेचारा किसान ट्रैक्टर के नीचे उसे रोनता है, क्यों? भाव ही नहीं मिलता, और फिर वो सरकार को कोसता है हमें भाव नहीं मिल रहा। अरे भाव
कहाँ से मिलेगा भाई? भाव तो ये लोग देंगे ना, आड़ती, वो लोग बैठे हुए हैं वहाँ पे इस तरीके के लोग, तो उनसे लड़ने के लिए ये चीज़ है, ठीक है। और मैं ये किसी का विरोध नहीं कर रहा, मैं ये मेन चीज़ बता रहा हूँ कि सिस्टम क्या चल रहा है, क्योंकि हमारी भी फसलें ऐसी जाती हैं तो वो इसी तरीके से बेकार तरीके से जाती हैं, इतने बुरे बुरे हालात में बेचना पड़ता है उन्हें कि जो मजदूर लगा रखे हैं ना, जो खेत में मजदूर लगे होते हैं, उनकी भी मतलब वो कमाई नहीं निकलती। और हम जो जैसे मान लीजिए प्याज, अगर वो 100 रुपये का अगर कैरेट उठ गया, ठीक है, और उसमें 8 किलो भी उसके बंदे के प्याज चले गए, ठीक है, तो 8 रुपये किलो उसने प्याज बेच दिया। मंडी में कितने रुपए बिक रहा है? 30 रुपये, 35 रुपये किलो। तो किसान को क्या मिला? टट्टू। सीधी बात बोलूँगा भाई, हरियाणवी स्टाइल में, किसान को क्या मिला? कुछ भी नहीं। तो ये चीज़ है, पहला अधिनियम, बिल्कुल सरकार बहुत अच्छा कदम कर रही है और मुझे नहीं समझ में आता, और आपने ये वीडियो इतनी देख ली तो आप समझ गए होंगे कि क्यों विरोध हो रहा है, पता नहीं। तो दूसरा जो बिल है हम उसकी तरफ चलते हैं। कृषि उत्पादन व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सुविधा बिल 2020। दोबारा रिपीट करूंगा, कृषि उत्पादन व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सुविधा बिल 2020। इसमें क्या है, हमारी APMC हैं, ठीक है, APMC यानी एग्रीकल्चर मार्केट प्रोड्यूस कमेटी, ठीक है। इसके अंदर यही है कि हमारे देश में पूरी एक मार्केट हो, एक बाजार हो, यानी किसान ने अपनी कोई भी चीज़ पैदा की है, पहले में तो भंडारण वाली भी बात थी, इसमें यह है कि कोई भी चीज़ वो पैदा करता है उसको पूरे तरीके से ओपन मार्केट है, पूरा देश, कहीं भी बेचे। जैसे जैसे मैं वीडियो ब्लॉगिंग करता हूँ तो कई मैंने अपने दोस्तों के भी वीडियो ब्लॉग देखे हैं जो उन्होंने जैसे अमेरिका, इंग्लैंड या वहाँ पे भी बनाया, खासकर यूरोपियन कंट्रीज़ में जो बनाया, वहाँ पे क्या होता है आप देखेंगे, वहाँ पे बंदा घूम रहा है और दिखा रहा है, ये देखिए ये है किसान, ये अपने फूल यहाँ पे बेच रहे हैं, ये सैटरडे मार्केट लगती है, संडे मार्केट लगती है, फलाना मार्केट लगती है। अब आप एक चीज़ देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। अब एक फैक्ट्री है, एक कपड़ा फैक्ट्री है, ठीक है, जैसे ये मेरी टी शर्ट है, ये किसी ना किसी फैक्ट्री ने बनाई होगी। अब ये फैक्ट्री है, अब सरकार कह दे या एक नियम हो कि भाई फलानी जगह है, एक मार्केट बनी हुई है, तू अपना कपड़ा लेके वहीं बेचेगा, वो लोग फिर बेचेंगे आगे जहां उन्हें बेचना होगा। तो क्या एक सत्ता कुछ लोगों के हाथ में नहीं आ जाएगी? वो कपड़ा मार्केट वाला कुछ दिन बाद क्या करेगा, यार चाहे मैं कितना ही अच्छा कपड़ा बना लूँ, कुछ भी कर लूँ, खरीदना तो इन्हीं लोगों को है, इन लोगों ने अपना प्राइस फिक्स कर रखा है, ये कितने 1000-2000 लोग हैं, ये यही अपने हिसाब से मेरे को चलाते हैं। तो अगर पर अब क्या होता है, वो अब अपना कपड़ा, ऐसा कोई वो नियम नहीं है, वो अपना कपड़ा जाके डायरेक्ट मतलब दुनिया भर के डिस्ट्रीब्यूटर बनाता है, रिटेलर बनाता है, उनको जाके बेच सकता है, और वो कपड़ा वो एक प्राइस फिक्स जरूर कर देते हैं, ठीक है, पर वो कपड़ा जगह जगह उसका लुधियाना में भी बिक रहा है, हरियाणा में भी बिक रहा है, दिल्ली में भी बिक रहा है, केरला में भी बिक रहा है, तमिलनाडु में भी बिक रहा है, जम्मू कश्मीर में भी बिक रहा है। तो वो सारी जगह अपने बिजनेस को अपने हिसाब से बढ़ा सकता है, अपने हिसाब से डिस्ट्रीब्यूशन कर सकता है, क्योंकि वो अपने हिसाब से उनके प्राइस भी सेट कर सकता है, क्योंकि उसको पता है जहां मैं चाहूँ वहां बेचूं। तो उसी तरीके से अभी कोई भी चीज़ है, जैसे मैंने प्याज का एग्जाम्पल दिया था, यहाँ मैं टमाटर का एग्जाम्पल देता हूँ। हम लोगों ने पिछली से पिछली बार टमाटर उगाए थे, उसके बाद टमाटर अब की बार बिल्कुल नहीं उगाए। हमने भिंडी उगाई थी, आपने देखा होगा, पर वो भिंडी और वो भी कैरेट के हिसाब से जाती है। भिंडी थोड़ी एक कैरेट में लगभग थोड़ी कम वजन होता है, पर जो टमाटर होते हैं, जैसे टमाटर एक कैरेट में 9-10 किलो के करीब चले जाते हैं। तो वो है ज़्यादा से ज़्यादा 100, 150, 200 तक भी अगर कैरेट हमारा चला जाता है, 250 तक भी हमारा कैरेट अगर चला जाता है, कभी ये हो गया वो तरीके यार 250 तक का कैरेट चला गया, ठीक है, तो क्या यार क्या मिलना है? मान लीजिए 200 में अगर मेरा कैरेट चला जाता है, ठीक है, और मेरा है 10 किलो, तो मेरा टमाटर कितने रुपए किलो चला गया? करीबन, जब जाके मेरा जो टमाटर है वो जाएगा 20 रुपये किलो। पर क्या ऐसा वाकई में होता है? बिल्कुल नहीं होता। जो कैरेट जो मुश्किल से जाते हैं वो जाते हैं 100 रुपये के, ठीक है, यानी 10 रुपये किलो टमाटर चला गया, या कई बार तो 70-70, 80-80 रुपये के गए हैं। मैं खुद ले जाके गया हूँ, और मैंने जाके मैं अपने साले के साथ गया हूँ कई बार, तो मैंने खुद जाके दिए हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा टमाटर होता है, अगर उसे ज़्यादा रखेंगे, इसका भंडारण तो कई बार इससे भी मुश्किल हो जाता है, प्याज से भी, वो तो काले पड़ जाते हैं, पिलपिले, और जल्दी ख़राब हो जाते हैं, उनके बीज अंदर से काले पड़ जाते हैं, तो हमें वो चीज़ निकालनी पड़ती है, ठीक है। तो अगर, पर हम ऐसा नहीं, उसको स्टोर भी कर सकते हैं हम चीज़ों को, ठीक है, पर कब तक करेंगे? क्योंकि हमें बेचना तो अल्टीमेट उन्हीं लोगों को है, मंडी में जाके ही बेचना है।
हम उस चीज़ को ओपन मार्केट में अपने हिसाब से मैं जाऊं, अपनी ट्रॉली ले जाऊं और कहीं भी खड़ा करूं, उसको अच्छे तरीके से एक मार्केट खोल दूं, ठीक है, और प्रॉपरली तरीके से चौड़ा होके बेचूं। नहीं, कोई शिकायत होगी, कुछ होगी, देख भाई माल वहाँ पे जा रहा है, या वहाँ पे जाके पकड़ ले, हाँ भाई अगली बार मैं बेचने जाऊंगा मंडी में, हाँ भाई तू तो वहाँ पे बेच रहा था, तेरा लड़का तो वहाँ पे लेके गया था। अब क्या होता है, इस चक्कर में कई बार दिल्ली मंडी जाना पड़ता है, आज़ादपुर मंडी लोगों को जाना पड़ता है, हमें भी कई बार जाना पड़ता है। कोरोना काल में भी अभी जब हुआ था, ओपन मार्केट लग नहीं सकती थी, जो ये रिक्शा चालक या वो रेडी लेके आते हैं लोग, उन्हें लाइसेंस मिल रहा था, डायरेक्ट किसानों को लाइसेंस भी नहीं मिल रहा था। मैंने खुद अप्लाई किया था। क्यों नहीं मिल रहा था? गवर्नमेंट की गलती, क्योंकि ऐसा कोई नियम ही नहीं था। गवर्नमेंट क्या करेगी बेचारी, खट्टर जी क्या करेंगे, दुष्यंत जी क्या करेंगे बेचारे, तो ऐसी कोई नियम ही नहीं था। तो अब ये नियम हो गया कि भाई ओपन मार्केट है, ये बंदा कहीं भी जाए चौड़ा होके बेचे। मैं चाहे कंपनी को बेचूं, चाहे अपना खुद का माल लगा के बेचूं, चाहे अपनी खुद की दुकान वैसे प्रॉपर लगा के ओनली टमाटर ही टमाटर थोक में बेचूं, टमाटो सॉस वाली किसी कंपनी को बेचूं, ठीक है, मैं मतलब जो जहां मेरे को अच्छा प्राइस मिलेगा वहां मैं बेचूं। चाहे मुझे हरियाणा में प्राइस ना मिले, मैं दिल्ली में बेचूं, पंजाब में बेचूं, हिमाचल में बेचूं, कहीं भी बेचूं, चौड़ा होके बेचूं। मुझे मंडी के भरोसे नहीं रहना पड़ेगा, मैं अपने भरोसे हूँ, मैं कॉर्पोरेट के भरोसे हूँ। और ये चीज़ होगी तो धीरे धीरे करके, जैसे आज टेलीकॉम सेक्टर में जियो आई, जब ओपन मार्केट हुआ, गाड़ियों का सेक्टर, अगर गाड़ियाँ सिर्फ सरकारी बनाती या पर्टिकुलर एक ही कंपनी बनाती तो क्या होता? आज मारुति भी बना रही है, हुंडई भी बना रही है, होंडा भी बना रही है, तो ओपन मार्केट है। तो उसी तरीके से किसान को नुकसान थोड़ी ना है, किसान को तो फायदा है, क्योंकि मंडियां बंद थोड़ी ना होगी। जिसको भाई आज भी बेचना है वो आज भी बेचे, धीरे धीरे उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर बन जाए तो खुद बेचे, नहीं तो कॉर्पोरेट में जाके बेचे, ठीक है। तो अब ये था दूसरा बिल। तो अब इसमें बताइए इसमें गलत क्या है? तो अब आते हैं भाई तीसरे बिल पे। तीसरा है मूल्य आश्वासन पर किसान बंदोबस्ती और सुरक्षा समझौता और कृषि सेवा बिल 2020, ठीक है। तो इसमें क्या है, नो फूड कैन सेल डायरेक्टली टू कॉरपोरेट। इसमें पहले ऐसा था, पर अब क्या होगा, अब जो चीज़ है, और हाँ एक और चीज़ है कि कॉरपोरेट के साथ पहले संबंध या बंदोबस्त भी हो जाते थे लोगों के। तो क्या करते थे कॉरपोरेट वाले कि ठीक है भाई, ये जो पूरा खेत है, पूरा खेत उठा लेते थे। जैसे कि ये इतना खेत है, 1 किल्ला है, हमारे यहाँ जैसे 1 किल्ला 2 किल्ला होता है, भाई 1 किल्ला है, 2 किल्ला है, ये फलानी फसल है, ठीक है, अब तेरा किन्नू है या कुछ भी है, कोई भी चीज़ है, तो इसको मैं ले लेता हूँ और इसके मैं दूंगा 60,000 रुपये, आप इसका बंदोबस्त करो, अच्छे तरीके से करो, और इतने दिन के बाद मैं आपकी उठा लूँगा। एक कॉन्ट्रैक्ट कर लेते थे और हो गया काम। पर फिर भी उसके बाद भी जब फसल आती थी तो वो कहते थे अरे भाई ये तो आधी तो चीज़ें ख़राब हैं, ये बेकार है, ये वो है, हम नहीं ले रहे भाई आपकी फसल, जाओ। और किसान बेचारा जो उसने लोन लिया होता था और वो फसल उगाई होती थी वो उस कॉन्ट्रैक्ट के चक्कर में रहता था और बेचारा ठगा जाता था। ये ऐसे ही है जैसे कोई प्रॉपर्टी डीलर नोएडा में और कई जगह हुआ कि आपको प्रॉपर्टी दिखा दे और आप उसको पैसे भी दे दो अच्छे खासे, और वो उसके बाद 2000 मान लीजिए 2021 तक पोजेशन देना है उसको, मार्च तक आपको पोजेशन देना है, मार्च के बाद भी कह रहे नहीं जी अभी तो बना ही नहीं, और आप पैसे जमा कर चुके, तो आपको कैसा लगेगा? आपको ठगी महसूस होगी ना। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वीडियो देखने वाले बहुत से भाई ऐसे भी होंगे जो डायरेक्टली किसान नहीं है, जो ये चीज़ें नहीं जानते, पर वो भी ये समझे, बच्चा तक इस वीडियो को समझ जाए। थोड़ी लंबी बनेगी पर डिटेल में बनेगी, क्योंकि एक ही बार बनाएंगे सही बनाएंगे। तो यही है भाई, इसी तरीके से जो किसान है वो अब किसी भी कंपनी के साथ अगर कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ठीक है, वो कॉन्ट्रैक्ट करता है वहाँ पे किसी भी कंपनी के साथ, तो वो कंपनी अपनी चीज़ से मुकर नहीं सकती। और अगर मुकर जाती है तो पहले क्या होता था, वो एसडीएम या ब्लॉक अधिकारी या डीसी या उनके पास चले जाते थे, ठीक है। और वहाँ पे कई बार क्या होता था, उन अधिकारियों के पास भी इतना टाइम नहीं होता था कई बार, और किसान बेचारा धरने पे बैठा है वहाँ पे कह रहा है जी साहब मेरा पैसा दिलवाओ, ये देखो ये फलाना कॉन्ट्रैक्ट था, ये करो। वो कोर्ट में नहीं जा सकता था सही तरीके से, पर आज किसान उस एग्रीमेंट को लेकर कोर्ट में भी जा सकता है। कंपनियों के पास ये चीज़ रहेगी, और कल को इस पर यह नियम भी आ सकता है कि उन कंपनियों को ब्लैक लिस्ट कर दिया जाए। और जब एक खाका बनेगा नियम का, तो उस नियम के ऊपर ही दूसरे नियम बनाए जा सकते हैं, ठीक है। जैसे कि व्हीकल एक्ट है, तो व्हीकल एक्ट एक बार बना, उस व्हीकल एक्ट के अंदर ही दूसरे दूसरे एक्ट जोड़े। ट्रैफिक रूल्स एक बार बने, ठीक है, उस ट्रैफिक रूल्स के अंदर ही दूसरे दूसरे रूल्स बने। हमारी ट्रैफिक पुलिस भी बनी, क्या पता कल को इसके लिए एक अलग से विभाग ही बना दिया जाए जो इन चीज़ों का देखभाल करे। तो ये है भाई कि अब मैं चाहूँ तो समान, पहली चीज़
कि मैं जो पहला बिल है आवश्यक वस्तु अधिनियम संशोधन बिल 2020, इसके अनुसार मैं 1955 की जो एसेंशियल कमोडिटी एक्ट है उसको मतलब मॉडिफाई कर दिया गया है, लगभग ये समझ ली कि नया ही बना दिया गया है। अनाज, दाल, तिलहन, खाद, तेल, प्याज और आलू जैसी एसेंशियल चीज़ों को अब ऐसा नहीं माना गया कि मैं खुद किसान होके भी या कोई कॉरपोरेट बंदा भी उन्हें जमा नहीं कर सकता ताकि वो उन्हें मार्केट में बेच सके। जमाखोरी एक्ट नहीं लगेगा उस पर, जितना मुझे मैं समझ पाया हूँ और अच्छे तरीके से मैंने देखा है। और वो बंदा उन्हें जमा कर सकता है और किसान भी उन्हें डायरेक्टली जमा कर सकता है, स्टोरेज बना सकता है। उसे मंडी के भरोसे नहीं रहना पड़ेगा, उन्हें कुछ मुट्ठी भर लोगों के भरोसे नहीं रहना पड़ेगा, कोल्ड स्टोरेजेस के, मंडियों के कोल्ड स्टोरेजेस के भरोसे नहीं रहना पड़ेगा। ठीक है, वो अपना स्टोरेज ले सकता है। कोल्ड स्टोरेज जो भाई जमा करते हैं उन्हें पता है कितना पैसा लगता है, पर्चियाँ कटती हैं, इतना महंगा पैसा लगता है। ठीक है, वहाँ पे कोल्ड स्टोरेज में एक दो दिन का भी मुश्किल हो जाती है किसानों को, कहाँ फसलें इतनी कर्ज से उगती है, कहाँ से वो उस चीज़ को भी पुगाएगा। तो फिर उसके बाद वो उनके लिए दिक्कत नहीं होगी, वो कहीं भी ओपन मार्केट में जा सकता है। ठीक है, और यहाँ तक कि इवन ये आड़ती भाइयों के लिए भी अच्छा है, वो लोग भी अपने बिजनेस को और एक्सपेंड कर सकते हैं, मंडियों से बाहर भी एक्सपेंड कर सकते हैं। क्योंकि मेरे खुद के कुछ दोस्त हैं पानीपत में और सोनीपत मंडी में, जो मेरे दोस्त हैं कुछ, वो खुद आड़ती है। तो वो जो दोस्त हैं, जैसे एक तो मेरे चाचा जी थे, तो वो भी इसी चीज़ से मजबूर थे कि भाई उनको मंडी में ही काम करना पड़ता था। वो भी अपना बिजनेस चाहे तो बाहर भी अपनी खुद की, उनके पास पैसा होता है यार, वो बाहर खुद अपनी ओपन मार्केट खोल सकते हैं। कहे भाई छोड़ तू मंडी में, मेरे पास वहाँ बेच दिया कर, ये भी हो सकता है। तो इससे क्या होगा, पहले वाले से आवश्यक वस्तु अधिनियम संशोधन बिल 2020 से लोग अपना किसान अपना सामान आसानी से बेच सकते हैं। तो इसका विरोध क्यों है, मेरी समझ से बाहर है। दूसरा ये है कृषि उत्पादन व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सुविधा बिल 2020। इसमें एग्रीकल्चर मार्केट प्रोड्यूस कमेटी, ठीक है, इसको ख़त्म कर दिया गया, इसको एक तरीके से ख़त्म या बिल्कुल मॉडिफाई कर दिया गया है। अब एक देश है, एक बाजार है, किसान कहीं भी जाए, ठीक है, वो अपने उत्पाद को बेच सकता है। कोई कॉरपोरेट वाला भी किसान से अच्छे दाम पे खरीद के कहीं भी बेच सकता है, बंदा अपने सामान को कहीं भी बेच सकता है। इसमें क्या दिक्कत है, ठीक है, कौन सा मार्केट पुराने वाली बंद हो गई है, अब वो अभी भी वो चाहे तो मार्केट में भी बेच सकता है और बाहर भी किसी को बेच सकता है, और पहले वाले के अनुसार वो स्टोरेज भी कर सकता है उन चीज़ों का। अब इसमें क्या दिक्कत है, मेरी समझ से बाहर है क्यों ये लोग विरोध कर रहे हैं, बल्कि किसान को तो फायदा है। अब तीसरा है मूल्य आश्वासन पर किसान बंदोबस्ती और सुरक्षा समझौता और कृषि सेवा बिल 2020। ठीक है, अब वो कॉरपोरेट को अपना जो सामान बेचेगा, जो किसान, जो पहले कॉरपोरेट वाले कभी उसके साथ धोखा कर देते थे, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट्स होने के बाद भी धोखा करते थे और वो कोर्ट में भी अच्छे तरीके से नहीं जा पाता था, लॉ इन्फोर्समेंट का सहारा नहीं ले सकता था। वो सहारा ले सकता था सिर्फ जो हमारे अधिकारी हैं, जो SDO SDM या इस तरीके के सरकारी अधिकारी हैं, जिन अधिकारियों का वैसे ही बहुत कई बार काम होता है। और कई बार क्या होता है, वो अधिकारी मतलब 10% 20%, वहाँ हम सब जानते हैं कि हमारा सिस्टम बहुत आज भी काफ़ी करप्ट है और कई जगह पे ये बड़े बड़े कंपनीज या वो उन्हें पैसा देके भी दबा देते हैं, क्योंकि वो तो लॉयर भी अपने पैसे देके अलग से रखते हैं। अब कोई किसान अपना लॉयर अलग से थोड़ी ना रखेगा उनसे लड़ने के लिए, या वो अपने पैसे अलग रखते हैं। पर अब वो बंदा वहाँ पे सरकारी उनमें जा सकता है। और जैसे आज कस्टमर रिलेशन के लिए अलग से, जैसे फैमिली कोर्ट अलग से है फैमिली के लिए और कंज्यूमर कोर्ट्स अलग से, तो क्या पता कल को किसान कोर्ट भी अलग से बन जाए, और बन जाए तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा सरकार से कि वो इसे भी बनाएं, तो वहाँ पे उनके मुकदमे जल्दी से जल्दी सॉल्व हों। तो ये तीन चीज़ें हैं भाई, मेरी समझ से बाहर है कि ये क्यों इसका विरोध हो रहा है। इसका विरोध तो होना ही नहीं चाहिए। तो वीडियो थोड़ी लंबी है पर पूरी डिटेल के साथ है, ठीक है, क्योंकि बकवास मैं करता नहीं हूँ फालतू की, क्योंकि बकवास करने का मतलब कि फालतू का कुछ भी इधर का उधर, जो डिटेल है वो है। और लिंक मैं कोशिश करूँगा कि इसमें दूँ, जो JP नड्डा जी का मैंने एक न्यूज़ चैनल में देखा, बहुत ही बढ़िया लगा, उन्होंने पूरी डिटेल से समझाया है। उनका लिंक आप प्लीज़ नीचे जाइएगा, वीडियो के बाद डिस्क्रिप्शन में देखिएगा, उन्होंने कितनी अच्छी तरीके से चीज़ों को समझाया है बहुत ही शॉर्ट में। और वीडियो को प्लीज़ शेयर कीजिए ताकि और भी भाइयों को पता लगे कि रियल में ये तीनों बिल हैं क्या, क्योंकि न्यूज़ चैनल बहुत से चला तो रहे हैं कि ये विरोध, पर इन बिल्स के बारे में डिस्क्रिप्शन नहीं दे रहे। तो ये मेरे जैसे लोगों का काम है कि जो चाहे वो हमारी हरियाणा सरकार हो खट्टर जी की, दुष्यंत जी की, या हमारी मेन सेंटर सरकार हो मोदी जी की, तो वो अगर अच्छा काम कर रहे हैं तो उस अच्छे काम का भी हम सपोर्ट करें। तो प्लीज़ शेयर दिस वीडियो एंड जय हिंद, राम राम। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।